डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, लास्ट क्लास में हमने लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 1857 तक जो बहादुर शाह जफर थे उनके शासनकाल का अंत हो गया था महारानी क्वीन विक्टोरिया की घोषणा के साथ, जो 1 नवंबर 1858 को आई थी। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, टू व्हाट एक्सटेंट जागीरदारी क्राइसिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, कि जागीरदारी जो क्राइसिस है वो कहाँ तक मुगलों के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, या डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू मुगल एम्पायर इन इंडिया, लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो फैक्टर्स हमें बताने हैं जिनकी वजह से मुगल एम्पायर जो है भारत में वो डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, क्या क्या डिक्लाइन था एक दो के बारे में बता करके फिर उनके कारण बता देंगे कि ये काजिश थे। तो नीचे दिए भी गए, नोबिलिटी, नोबिलिटी जागीरदार और जमींदार दोनों शामिल थे नोबिलिटी में। जागीरदार कौन थे? देवर गारंटीड लैंड फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विस के बदले उनको भूमि अनुदान दिया जाता था फॉर प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू मुगल एम्पर, मुगल एम्पर को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। लैंड ग्रांट वाज फॉर टेम्पररी पीरियड एंड इट वाज नॉट हेरिडिटरी, ये थोड़े समय के लिए था, हेरिडिटरी नहीं होता था। जमींदारों में इसका हेरिडिटरी फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ओनर्स ऑफ लैंड ये होते थे, वंशानुगत जमीन के स्वामी होते थे जमींदार। ठीक है, और भूमि के स्वामी होते थे। दे कलेक्टेड रिवेन्यू एंड आल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया, वो अपने एरिया में रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ठीक है, कर संग्रह करते थे और अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को संभालते थे, ये थे जमींदार। पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या हैं जो मुगलों के पतन की ओर लेकर के लिए गए थे? द डिक्लाइन ऑफ मुगल बिगेन विद द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, मुगलों का जो पतन है वो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में ही हो गया था। दो द फैक्टर वर्स ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रॉम द 17th सेंचुरी इटसेल्फ, हालांकि 17वीं शताब्दी में ही जो फैक्टर्स थे वो प्रेजेंट थे डिक्लाइन के। क्या कारण है? पहला, औरंगजेब्स एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बीजापुर, गोलकोंडा एंड मराठास आर बिलीव्ड टू हैव शेप्ड वाइटलिटी ऑफ द मुगल एम्परर। औरंगजेब ने जो एक्सपेंशनिस्ट जो मिलिट्री कैंपेन शुरू किया था बीजापुर के खिलाफ, गोलकोंडा के खिलाफ, मराठास के खिलाफ, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मुगल एम्परर की वाइटलिटी को सेप्ट कर दिया था, उनके कितना ताकतवर है वो उसका रहस्य बता दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब देयर वाज नो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट लाइन नहीं दिखाई दे रही थी। इन बिटवीन 1707 टू 1720, 1707 से 1720 के पीरियड के बीच में नियर अबाउट 6 रूलर्स वर अपॉइंटेड टू द थ्रोन, मुगल थ्रोन, लगभग 6 शासकों को मुगल थ्रोन पर अपॉइंट किया गया था। लगभग 6 राजा आए और गए। ठीक है, कितने साल में? 13-14 साल। बिटर फैक्शनलिज्म, ठीक है, फैक्शनलिज्म का मतलब अलग अलग भाग, बिटर का मतलब था कटु, जिनमें दोनों में दुश्मनी थी। इन द मुगल कोर्ट पार्टिसिपेटेड प्रेसिपिटेटेड, मुगल दरबार का विभाजन होना शुरू हो गया था, वेयर बाय जिनके माध्यम से ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी एंड अफगानी ग्रुप्स स्टार्टेड टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस, जिसके द्वारा जो ईरानी है, तुरानी, हिंदुस्तानी और अफगानी है, उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड लेटर ऑन मैनी ऑफ देम, और बाद में उनमें से बहुत से कार्ड आउट सेमी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, अपने लिए उन्होंने सेमी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज को साम्राज्य से अलग कर लिया था फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए, दैट वर ऑटोनोमस, जो ऑटोनोमस होती थी, जिस पर मुगल सम्राट का कोई अधिकार नहीं होता था, कोई प्रभाव नहीं होता। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त मैनी ऑफ दिस नोबल्स वर नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द मुगल एम्परर, इनमें से बहुत से जो नोबल्स थे वो क्या थे? लॉयल नहीं थे, वफादार नहीं थे। तो हमने क्या क्या कारण पढ़े? 3 कारण पढ़े। पहला कारण हमने पढ़ा कि मुगल एम्परर के जो भी वो एक्सपेंशनिस्ट कैंपेन थे गोलकोंडा, बीजापुर, मराठास के खिलाफ, उन्होंने बता दिया था कि इनकी क्या मतलब ताकत कितनी बची है इनमें। ठीक है, दूसरा कारण क्या पढ़ा था? सक्सेशन का वार था। ठीक है, 6 राजा बने 13-14 साल में, 1707 से 1720 में। इसके बाद क्या था कि फैक्शनलिज्म हो गया था। फैक्शनलिज्म में अलग अलग जो नोबल्स थे उन्होंने अपने लिए अलग अलग स्टेट कार्व आउट कर लिए थे, मुगल टेरिटरी से टूटना शुरू हो गई थी, डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ये थे पॉलिटिकल कॉजेज। व्हाट आर इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ डिक्लाइन?
जागीरदारी क्राइसिस, पहला कारण, द मुगल स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वॉर स्टेट इन इट्स कोर। जो मुगल स्टेट था उसको उसके कोर से, मुख्य रूप से उसे एक वॉर स्टेट के रूप में डिस्क्राइब किया गया था, युद्ध का क्षेत्र। इट्स वाइटलिटी डिपेंडेड ऑन, इसकी जो वाइटलिटी है, कठोरता जो है, इसकी जीवंतता, डिपेंडेड ऑन मिलिट्री माइट ऑफ द मुगल्स, वो मुगलों की मिलिट्री माइट के ऊपर डिपेंड थी। मुगल साम्राज्य कितने साल तक जीवित रहेगा वो मुगल सेना पर निर्भर था। द जागीरदारी क्राइसिस इन्वॉल्व्ड एमरजेंस ऑफ टू मैनी जागीरदार्स। जागीरदारी क्राइसिस का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे जागीरदार हो गए थे, चेजिंग फॉर वेरी फ्यू जागीर्स, जिसके कारण से उनको बहुत कम जागीर मिल रही थी, कपल्ड विद अनइक्वल साइजेस ऑफ जागीर्स। इसके साथ साथ उन्हें जागीर का भी अनइक्वल साइज मिल रहा था, छोटी बड़ी थी वो। विच ट्रिगर्ड इंटेंस कंपटीशन विद इन नोबिलिटी, जिसके साइज ऑफ जागीर्स के जो कम था, उस कम साइज होने के कारण नोबिलिटी के अंदर एक तीव्र प्रतिस्पर्धा हो गई थी। Moreover, औरंगजेब कन्वर्टेड लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन लैंड इनटू खालिसा लैंड। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने जो दक्कन की भूमि थी उसके बहुत सारे भाग को, बहुत बड़े भाग को एक खालिसा लैंड के रूप में क्या कर दिया था, बदल दिया था, रॉयल लैंड। खालिसा लैंड का मतलब रॉयल लैंड। ठीक है, हमने डिवीजन पढ़े थे ना, ये खालिसा है, ये इक्ता है। ठीक है। एंड दस एवन एक्सपेंशन इनटू डेक्कन, और इस प्रकार से दक्कन में जो एक्सपेंशन था वो डिड नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल जागीर्स। दक्कन में जो एक्सपेंशन हुआ उसके बाद भी जो जागीर थी उनकी अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि बहुत सी लैंड को तो खालिसा लैंड घोषित कर दिया था, रॉयल लैंड। रॉयल लैंड में से जागीर नहीं दी जा सकती थी, इक्ता से दी जाती थी। ठीक है, दक्कन के ऊपर कब्जा कर लिया, दक्कन को खालिसा लैंड घोषित कर दिया, कहां से जागीर आएगी? जागीरों के बीच में तो, जागीरदारों के बीच में तो पहले ही झगड़ा चल रहा है, किसी का साइज कम है, किसी का साइज ज्यादा है, इंटेंस कंपटीशन हो गया। अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग टैक्स, टैक्स बढ़ा करके रेवेन्यू बढ़ाने के जो प्रयत्न थे, ऑफन रिजल्टेड इन पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर्स, उससे प्राय किसानों का विद्रोह हो जाता था राजाओं के खिलाफ। समझ गए? ये हमने इकोनॉमिक कॉजेज में पढ़े थे। कौन कौन से कॉजेज पढ़े इकोनॉमिक्स के? दो ही तो कॉज पढ़े, जागीरदारी क्राइसिस और पीजेंट्स का रिवोल्ट। दक्कन को अपने कब्जे में ले लिया लेकिन खालसा घोषित कर दिया। जागीर कहां से आए? ठीक है, जो जागीर बांटी जा रही थी मुगल सरदारों को, नोबल्स को, वो भी छोटे बड़े साइज की थी, इंटेंस कंपटीशन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? पीजेंट्स का विद्रोह हो गया। ठीक है, टैक्स लगा करके किसानों के ऊपर जो रिवेन्यू बढ़ाना चाहते थे, तो उससे क्या हो गया? किसानों के विद्रोह हो गए थे। सोशियो रिलीजियस कॉजेज क्या हैं? सामाजिक धार्मिक कारक। इट इज बिलीव्ड दैट डिविजिव रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ डिक्लाइन, विच इंक्लूडेड प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज, forcible conversion, destructions of Hindu temples and reimposition of jizya tax। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की विभाजनकारी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, धार्मिक नीतियां जो थी, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक था जिसकी वजह से मुगलों का पतन हुआ। जिस विभाजनकारी पॉलिसी में शामिल था हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन होना। ठीक है, प्रोसिक्यूशन, हिंदुओं के ऊपर मुकदमे चलाए जाने, जेल में डालना, फोर्सिबल कन्वर्जन, जबरन धर्मांतरण करना, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, और जिजिया टैक्स को फिर से लागू करना। इस वजह से क्या हो गया था? डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया था। अकबर ने हटा दिया था, और अकबर की मैं थोड़ी सी इज्जत करता हूँ। ठीक है, बाकी कोई अच्छा नहीं है इनमें से। मिलिट्री कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन, डिक्लाइन होने की मिलिट्री कॉजेज क्या है, सैनिक कारण क्या है? देयर वॉज नो फ्रेश टेक्नोलॉजिकल इनपुट इन द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी में कोई फ्रेश टेक्नोलॉजिकल इनपुट नहीं हुआ, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी मुगल आर्मी के द्वारा यूज नहीं की गई, वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो। ठीक है, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान, एंड 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज तो आ चुके थे, नई टेक्नोलॉजी, बारूद,
बंदूक, और ये क्या ले रहे थे, तो तलवार। और तलवार कहाँ तक जाएगी, जब दुश्मन सामने होगा तभी दुश्मन का सामना कर सकोगे। और बंदूक, दुश्मन चाहे 2 किलोमीटर दूर हो, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या है। ठीक है। एंड दस वेन फेस्ड विद सुपीरियर ओपोनेंट्स, और जब उनका सर्वश्रेष्ठ प्रतिरोधियों से सामना हुआ, दैट इज ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से जब सामना हुआ, द मुगल आर्मी प्रूव टू बी इंफीरियर, जो मुगल आर्मी थी वो इंफीरियर, घटिया क्वालिटी की प्रूव हुई। ठीक है, कम गुणवत्ता वाली हुई थी। इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो रीजनल पावर्स थी उनकी इमरजेंस कैसे हुई। इमरजेंस जैसे हमने देखा कि नोबिलिटी ने अपने लिए अलग अलग ऑटोनोमस टेरिटरी कार्व आउट शुरू कर दी थी। ठीक है। अब मुगल एम्परर का जब डिक्लाइन हो गया था, मुगल साम्राज्य का, तब दो प्रकार के स्टेट उभर करके सामने आए थे। तो सक्सेसर स्टेट्स थे और रिबेलियस स्टेट्स थे। रिबेलियस स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह करके अपने लिए अलग से टेरिटरी का निर्माण किया था। सक्सेसर स्टेट्स वो थे जहां पर मुगल एम्पायर जो था वो खत्म हो गया था, उसके उत्तराधिकार में जो स्टेट थे। सक्सेसर स्टेट्स ऑफ द मुगल्स, मुगल्स के सक्सेसर स्टेट्स के बारे में हम देखते हैं। उत्तराधिकार राज्य कौन से हैं? द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट्स, इन राज्यों के जो शासक थे, वर रेस्ट वाइल मेंबर्स ऑफ मुगल नोबिलिटी, वो जो पूर्व में मुगल नोबिलिटी के मेंबर्स थे उनके थे, वंशज थे वो। ठीक है। They went on to carve out their own autonomous semi-independent states, but they respected the nominal rule of Mughals. उन्होंने अपने लिए कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट को कार्व आउट करना जारी रखा था, लेकिन वे नॉमिनल रूल, मतलब नाम मात्र के शासन के रूप में मुगलों की रिस्पेक्ट करते थे, वो मुगलों को मानते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फ्राइडे प्रेयर्स वर रेज्ड इन द नेम ऑफ मुगल मोनार्क, जो शुक्रवार को प्रेयर होती थी, शुक्रवार को मुस्लिम प्रेयर करते हैं, ठीक है, नमाज वगैरह ऐसा। ठीक है। शुक्रवार को जो प्रेयर होती थी वो मुगल मोनार्क के नाम पर होती थी। ठीक है। मतलब नाम के लिए वो मुगल सम्राट को अपना राजा मानते थे। कॉइन्स वर मिंटेड इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के नाम पर, सम्राट के नाम पर सिक्के जारी किए गए थे, सिक्के बनाए गए थे। एंड ऑल्सो एनुअल ट्रिब्यूट भी उसको दी जाती थी, वार्षिक उपहार वाज पेड टू हिम, उसको दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अवध में, बंगाल में, हैदराबाद में, कर्नाटक में। अवध, बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक जो है वो क्या थे, वो सक्सेसर स्टेट्स थे। इनके जो शासक थे वो मुगल आर्मी में या मुगल दरबार में नोबल थे। समझ गए? ये है। रिबेलियस स्टेट कौन से हैं? सम ऑफ दिस एरियाज वर ब्रोट अंडर मुगल रूल, इनमें से कुछ एरिया जो थे वो मुगल रूल के अंतर्गत लाए गए थे ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल पावर स्टार्टेड टू वीकन, मुगल शक्ति कमजोर होना शुरू हो गई। एंड रूलर्स फ्रॉम दिस एरिया, और इस क्षेत्र से जो शासक थे, असर्टेड देयर ऑटोनॉमी, उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी असर्ट कर दी थी, अपनी स्वायत्तता घोषित कर दी। फर्दर, इसके आगे, दिस रूलर्स वर नॉट पार्ट ऑफ द मुगल नोबिलिटी, ये जो रूलर्स थे मुगल नोबिलिटी के पार्ट नहीं थे। एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट द नॉमिनल रूल ऑफ मुगल्स, और उन्होंने मुगलों के नॉमिनल रूल को एक्सेप्ट नहीं किया था। फॉर एग्जांपल, पंजाब, मराठा, मैसूर। समझ गए क्या क्या डिफरेंस था सक्सेसर स्टेट्स में और रिबेलियस स्टेट्स में? रिबेलियस ने तो अपने को पूर्ण रूप से संतप्त कर लिया था, रिबेलियस स्टेट ने। हाँ। हाँ। और इसमें जो ये सक्सेसर वाला ना, इसमें जो उत्तराधिकार है, जो ये यहाँ के जो राजा थे, हाँ, सक्सेसर स्टेट्स के जो राजा थे, हाँ, वो वही नोबल्स थे हाँ, जो मुगल दरबार में थे। हाँ, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि ये मुगल सम्राट को अपना नॉमिनल हेड मानते थे। तीसरा कारण, वो मुगल सम्राट को एनुअली ट्रिब्यूट पे करते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें फ्राइडे तो को, वो आ गए ना, सक्सेसर वाले में तो जो मुगलों के अधीन थे, जो दरबार में रहते थे, उनको टैक्स भी देते थे। हाँ, मतलब शुक्रवार को indirectly प्रेयर जो रूप होती से थी, वो उन्हीं के अधीन थे। शुक्रवार को प्रेयर जो होती थी मुगल सम्राट के नाम पर होती थी। सिक्के जो थे वो मुगल सम्राट के नाम पर मिंट होते थे। जैसे बंगाल,
अवध, ठीक है, इस प्रकार के हो गए। और जो रिबेलियस स्टेट थे उनमें क्या था, यहाँ औरंगजेब ने जो जो राज्य अपनी टेरिटरी में मिलाए थे, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। दूसरा, यहाँ के जो शासक थे वो मुगल एम्परर को अपना नॉमिनल हेड नहीं मानते थे, उसको कुछ पे नहीं करते थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब, ठीक है, ये हो गए रिबेलियस स्टेट। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी कार्नेटिक वार्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी, एंग्लो फ्रेंच का मतलब अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की जो रिवलरी हुई, जो प्रतिस्पर्धा हुई, दुश्मनी जो हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा हम कार्नेटिक वार्स के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं क्या है। हैदराबाद के बारे में देखो क्या है। चिनकिलिच खान, जिसको आसफ जाह के नाम से भी जाना जाता है, वाज आल्सो नोन एज निजाम उल मुल्क आसफ जाह। चिनकिलिच खान को निजाम उल मुल्क आसफ जाह के नाम से भी जाना जाता है। एनेबल नोबल ऑफ तुर्रानी ग्रुप, वो तुर्रानी ग्रुप का एक नोबल था, टर्की था, ठीक है। इन बिटवीन 1713 टू 1722, 1713 से 1722 के बीच में ही वाज द वाइसरॉय ऑफ दक्कन, वो दक्कन का वाइसरॉय था। ही सपोर्टेड मोहम्मद शाह इन किलिंग सैयद ब्रदर्स, उसने मोहम्मद शाह की सहायता की थी सैयद ब्रदर्स को मारने में। इन रिटर्न ही वाज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ वजीर इन द मुगल एम्पायर एट दिल्ली, इसके बदले उसने मुगल साम्राज्य में दिल्ली में एक वजीर की पोस्ट दी गई थी। वजीर की पोस्ट क्यों दी गई थी उसको, वाई वजीर, वजीर की पोस्ट क्यों दी गई, ये क्वेश्चन। इसको चिनकिलिच खान को, आसफ जाह को, क्यों? क्योंकि जो सैयद ब्रदर्स हैं, जिनकी सहायता से फर्रुख सियार शासक बना था, फर्रुख सियार ने खुश होकर के सैयद ब्रदर्स में से जो वो क्या है, एच से नाम है उसका सैयद ब्रदर्स का, ठीक है, हसन अली, उसको तो मीर बख्शी घोषित कर दिया। और एक और उसका जो दूसरा भाई है सैयद ब्रदर्स में से, उसको वजीर बना दिया गया था। सैयद ब्रदर्स को मार दिया तो वजीर की पोस्ट ही खाली होगी, तो इसलिए इसको उसने वजीर बना दिया, ठीक है, तो इसलिए वजीर बना। एज अ वजीर ऑफ दिल्ली ही ट्राई टू रिफॉर्म द करप्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, भ्रष्ट मुगल प्रशासन को सुधारने की उसने कोशिश की जब वो दिल्ली का वजीर बन गया था। बट अर्न मैनी एनिमीज फॉर हिमसेल्फ, लेकिन इस मुगल सुधार में उसने अपने लिए बहुत से शत्रु भी कमा लिए थे, शत्रु भी बन गए थे उसके, ठीक है। डिस्गस्टेड विद द सस्पिशियस नेचर ऑफ मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य का जो संदेही नेचर था, स्वभाव जो था, उससे घृणा करके he decided to pursue his own ambitions, उसने अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं को फॉलो करना शुरू कर दिया था। इन 1724, 1724 में he killed the governor of Deccan, मुबारिज खान, दक्कन के गवर्नर मुबारिज खान को उसने 1724 में मार दिया इन द बैटल ऑफ खेड़ा, खेड़ा के युद्ध में। एंड एस्टैब्लिश आसफ जाही डायनेस्टी इन हैदराबाद, और हैदराबाद में उसने आसफ जाही वंश की स्थापना कर दी। किसने स्थापना की, बताओ हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो है वो चिनकिलिच खान के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, जिस चिनकिलिच खान को निजाम उल मुल्क आसफ जाह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और उसने सहायता की थी सैयद ब्रदर्स को मारने में, और इस सहायता के बदले उसे मुगल साम्राज्य में, मुगल दरबार में वजीर का पद प्रदान किया गया। और जैसे ही वो वजीर बना दिल्ली का, तो उसने मुगल प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको हटाने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की। लेकिन जब वो उसको सुधार रहा था तो उसने अपने लिए बहुत सारे दुश्मन भी कमा लिए थे, ठीक है। और इस प्रकार से उसने मुगल साम्राज्य से डिस्कस्ट होकर के, ठीक है, वो घृणा करके उसने अपने एम्बिशंस को फॉलो करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से उसने दक्कन के गवर्नर को मार करके हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना कर दी थी। हु वाज द गवर्नर ऑफ मुबारिज खान। हैदराबाद के बारे में ये था। कार्नेटिक, कार्नेटिक वाज द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स हिंटरलैंड। जो कार्नेटिक एरिया है वो कोरोमंडल कोस्ट है, गोवा कर्नाटक एरिया, कर्नाटक कार्नेटिक एक ही है, ठीक है। एंड इट्स हिंटरलैंड, और इसके हिंटरलैंड है, आसपास की जो भूमि है, ठीक है, इसके साथ लगती हुई, वो उसको बोला जाता कार्नेटिक। इट वॉज वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर,
यह मुगल एम्पायर के प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस था। जस्ट एज ए प्रैक्टिस द निज़ाम हैड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली, जिस प्रकार से एक प्रैक्टिस थी कि जो निज़ाम था वो दिल्ली से इंडिपेंडेंट हो गया था, सो डिड द गवर्नर ऑफ कर्नाटक, उसी प्रकार से कर्नाटक के गवर्नर ने भी अपने आप को मुगल एम्पायर से स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मुगल रूलर, उसने अपने आप को मुगल रूलर के कंट्रोल से फ्री घोषित कर दिया था। एंड मेड हिज ऑफिस हेरिडिटरी, और उसने अपने ऑफिस को वंशानुगत बना लिया था। अकॉर्डिंगली, इसी अनुसार नवाब सादतुल्ला खान, जो नवाब सादतुल्ला खान थे, अपॉइंटेड हिज नेफ्यू दोस्त अली, उन्होंने अपने भतीजे को दोस्त अली को अपॉइंट कर दिया था एज द नेक्स्ट सक्सेसर, अगले उत्तराधिकार के रूप में। ठीक है। बट मीन वाइल, लेकिन इसी बीच मराठास इन्वेडेड कर्नाटक, मराठाओं ने कर्नाटक के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। एंड किल्ड दोस्त अली एंड टुक हिज सन इन लॉ चंदा साहिब एज ए प्रिजनर टू सतारा। ठीक है, मराठाओं ने कर्नाटक के ऊपर हमला कर दिया, दोस्त अली को मार दिया, और उसका जो दामाद था चंदा साहिब, ठीक है, उसको प्रिजनर के रूप में सतारा लेकर के चले गए मुगल। मीनवाइल, इसी बीच अनवरुद्दीन बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक, अनवरुद्दीन जो था वो कर्नाटक का क्या बन गया, नवाब बन गया। ठीक है। लेटर चंदा साहिब वाज रिलीज फ्रॉम मराठा कैप्टिविटी, बाद में चंदा साहिब को मराठा जो कैद है उसे छोड़ दिया गया। आफ्टर विच, जिसके बाद द अफेयर्स ऑफ कर्नाटक स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट, कर्नाटक एरिया के जो अफेयर्स थे, जो प्रशासन था उसका, वो खत्म होना शुरू हो गया था। विच प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जिसने कि जो कर्नाटक एरिया है इसका अफेयर खत्म होना, मतलब इसका जो स्टेट थी वो खत्म होना शुरू हो गई थी, इससे अवसर मिल गया था यूरोपियन कंपनीज को टू डायरेक्टली इंटरवेन इन कर्नाटक पॉलिटिक्स, कि वो कर्नाटक राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लें, इंटरफेयर करें, हस्तक्षेप करें। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 20 से 30 सालों तक, द इंग्लिश एंड फ्रेंच रिमेन एम्ब्रॉयड इन ए बिटर वॉर पॉपुलरली नोन एज कर्नाटिक वॉर। अगले 20 से 23 सालों में इंग्लिश और फ्रेंच जो लोग थे वो बहुत ही बिटर वॉर में फंसे रहे थे, जिन वॉर को कर्नाटिक वॉर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बताओ क्या क्या देखा हमने कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक एरिया कौन सा एरिया है, कोरोमंडल कोस्ट और उसके हिंटरलैंड होगी। ठीक है, ये कर्नाटक एरिया है। और जैसे कर्नाटक का जो राजा था उसने अपने आप को मुगल एम्परर से कंट्रोल घोषित कर लिया था, क्योंकि हैदराबाद वाले ने भी तो ऐसे ही कर लिया था। ठीक है, तो सादतुल्ला खान है वो, सादतुल्ला खान ने क्या कर लिया, अपने सक्सेसर के रूप में दोस्त अली को अपॉइंट कर दिया। दोस्त अली को अपॉइंट करने का मतलब क्योंकि उसने ये जो पोस्ट थी हेरिडिटरी बनाई हुई थी। मराठाओं ने कर्नाटक के ऊपर हमला कर दिया, दोस्त अली को मार दिया, उसके दामाद जिसका नाम चंदा साहिब है उसको लेकर के मराठा लोग उसको अपने साथ लेकर के चले गए। और इसी बीच अनवरुद्दीन जो था वो नवाब बन गया था कर्नाटक का। लेकिन कुछ साल के बाद जो चंदा साहिब है मराठा कैप्टिविटी से वो छोड़ दिया गया, और इस प्रकार जो सक्सेसर था वो युद्ध हो गया था, जो कर्नाटक पॉलिटिकल अफेयर्स से डिटेरियोरेट होना शुरू हो गए थे। इसी बात का फायदा उठाया यूरोपियन कंपनीज ने, उन्होंने डायरेक्टली कर्नाटक की जो पॉलिटी है, जो राजनीति है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और हस्तक्षेप जैसे उन्होंने करना शुरू कर दिया था यूरोपियन कंपनीज ने कर्नाटक की पॉलिटी में, इस वजह से कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है। रीजन्स नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, ये जो पहला कर्नाटक वॉर है 1742 से 1748 में, इसके जो कारण है वो भारत में नहीं डेवलप हुए थे, बाहरी कारण थे, भारत से बाहर। ठीक है, इस वजह से एंग्लो कर्नाटिक युद्ध हुआ। ठीक है, रीजन्स वर नॉट डेवलप्ड इन इंडिया। वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था, विच स्टार्टेड ऑन 20 अक्टूबर 1740, जो 20 अक्टूबर 1740 को जो युद्ध शुरू हुआ था, आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स सिक्स्थ की मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। ऑस्ट्रिया तो समझते होगे, यूरोपियन कंट्री। ठीक है। ब्रिटेन सपोर्टेड द क्लेम ऑफ मारिया थेरेसा, ब्रिटेन ने, मतलब ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने
मारिया थेरेसा के क्लेम को सपोर्ट किया। मतलब ब्रिटिश लोग चाहते थे कि मारिया थेरेसा शासक बने, सक्सेसर बने। एंड फ्रांस सपोर्टेड द क्लेम ऑफ चार्ल्स एल्बर्ट, और फ्रांसीसी लोगों ने चार्ल्स एल्बर्ट को सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि चार्ल्स एल्बर्ट एल्बर्ट जो शासक बने। फ्रांसीसी कुछ चाहते हैं चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में, लेकिन अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग मारिया थेरेसा को चाहते हैं। द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन यूरोप फाउंड रिफ्लेक्शन इन इंडिया। यूरोप में जो ये युद्ध हुआ, युद्ध की जो शुरुआत हुई, उस युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखा गया। आल्सो एंड द टू कंपनी स्टार्टेड टू फाइट ईच अदर। और इस प्रकार से जो दोनों कंपनियां हैं भारत में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गई। ये था युद्ध का कारण, ठीक है, कार्नेटिक वार वन का। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स, जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है, अटैक्ड ऑन मद्रास एंड एज सच ब्रिटिश सरेंडर्ड। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इस प्रकार से जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया, ब्रिटिशों को हरा दिया। ब्रिटिश आल्सो अपील्ड टू द नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन फॉर हेल्प। ब्रिटिश लोगों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से भी सहायता के लिए अपील की। नवाब सेंट हिज फोर्सेस अगेंस्ट फ्रेंच। नवाब ने फ्रांसीसियों के खिलाफ अपनी फोर्सेस को भेज दिया। बट इट सफर्ड ए क्रशिंग डिफीट। लेकिन जो फ्रांसीसी सेना है उसने क्या हुआ, उन्हें क्रशिंग डिफीट को सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी सेना क्या होगी, बुरी तरह से हार गई। ठीक है, मतलब अगेंस्ट फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसी सेना नहीं आ रही थी, अनवरुद्दीन की सेना हार गई थी। हाउएवर, हालांकि द एंड ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन का जो अंत था वॉर का, आल्सो लेड टू द एंड ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर विद ट्रेटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है, जो युद्ध चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज में ऑस्ट्रिया के सक्सेशन को लेकर के, जब वो युद्ध समाप्त हो गया था ब्रिटिश के बीच और फ्रांसीसियों के बीच, तब भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था। और वो युद्ध किसके साथ समाप्त हुआ था यूरोपियन कंट्रीज में, एक्सला चैपेल की संधि के साथ। ये एक्सला चैपेल्स की संधि क्या है, एज पर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, इस संधि की शर्तों के अनुसार इंग्लिश पोजेशंस इन इंडिया, भारत में जो अंग्रेजों ने पोजेशन किया हुआ है, जिन जिन स्टेट को कब्जे में लिया हुआ है, दैट इज मद्रास, जो मद्रास है वो वाज रिस्टोर्ड एंड फ्रेंच गोट बैक देयर नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी। यहाँ पर मद्रास जो था वो वापस दे दिया गया, और फ्रांसीसियों को अब उनकी नॉर्थ अमेरिका में टेरिटरी मिल गई। समझ गई, मतलब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ तो मद्रास को फ्रांसीसियों को दे दिया ट्रीटी के अकॉर्डिंग, और जो फ्रांसीसी लोग हैं उन्होंने अपनी नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी को भी वापस मिल गया अमेरिका में। ये एक्सला चैपल की संधि थी। ठीक है, बस ये याद रखना कि एक्सला चैपल नाम की एक संधि हुई थी। कार्नेटिक युद्ध के बारे में बताओ। पहला युद्ध के जो कारण थे यहाँ नहीं डेवलप हुए थे ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में जो वॉर सक्सेशन है वो चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। फ्रांसीसी लोग चाहते थे कि कोई और शासक बने। ठीक है, वो चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स को शासक बनाना चाहते थे वो, और जो मारिया थेरेसा उसको शासक बनाना चाहते थे ब्रिटिश लोग। इस प्रकार से इन दोनों में युद्ध हो गया। तो भारत में भी युद्ध हो गया, इसके रिफ्लेक्शंस भारत में भी हुई। और जब वो युद्ध समाप्त हुआ वार का, तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था। और वार का जो युद्ध जो समाप्त हुआ था सक्सेशन वॉर, वो एक्सला चैपल की संधि से हुआ था। एक्सला चैपल की संधि के द्वारा क्या करा, फ्रांसीसियों को अपनी जो टेरिटरी थी वो वापस मिल गई थी, और भारत में जो ब्रिटिश है वो हरा दिए गए थे फ्रांसीसियों के द्वारा बुरी तरह से। अंग्रेज लोग नवरुद्दीन के भी पास गए थे, नवरुद्दीन ने अपनी सेना फ्रांसीसियों के खिलाफ भेज दी थी, और फ्रांसीसियों की जो ने नवरुद्दीन की सेना को भी बुरी तरह से हरा दिया था। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल्स इसके बारे में हमने पढ़ी थी। कार्नेटिक वॉर, सेकंड वॉर 1749 to 54 में हुआ था। ये क्या है युद्ध, एक बार इसमें देखो। एक तो हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद में आसफ जा जो है वो 1748 में एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ होगी, मृत्यु होगी। तो जो आसफ जा है, आसफ जा के बाद मुजफ्फर जंग बाई फ्रेंच, फ्रांसीसी लोग चाहते थे कि मुजफ्फर जंग शासक बने। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश लोग चाहते थे कि नासिर जंग शासक बने। एक नासिर जंग है,
एक मुजफ्फरजंग। ठीक है, कार्नेटिक, बैटल ऑफ बक्सर्स, ठीक है, किस किस के बीच हुआ? फ्रांसीसी वर्सेस अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के बीच हुआ। और अनवरुद्दीन 1749 में मर गए थे। उसका पुत्र क्या था? पुत्र का नाम था मोहम्मद अली। वो चाहते थे कि मोहम्मद अली शासक बने, और चंदा साहिब चाहते थे कि फ्रांसीसी लोग चाहते थे कि चंदा साहिब शासक बने। ठीक है, ये है, फ्रांसीसी लोग इसको चाहते हैं हैदराबाद में ये शासक बने, कर्नाटक में ये चाहते हैं। ठीक है, 1748 में वो एक्सपायर हो गए, 1749 में ये कर्नाटक में, मतलब कर्नाटक और हैदराबाद दो ऐसे क्षेत्र बचे हुए हैं जिनके अंदर डायरेक्टली इंटरफियर किया जा सकता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा, और उन्होंने इंटरफियर किया भी। ठीक है, जहां वो हैदराबाद में चाहते थे मुजफ्फर जंग को शासक बनाना फ्रांसीसी लोग, वहीं नासिर जंग को चाहते थे शासक बनाना ब्रिटिश लोग। ये था हैदराबाद की स्टोरी। लेकिन कार्नेटिक की स्टोरी क्या थी? कार्नेटिक की स्टोरी ये थी कि चंदा साहिब को तो चाहते थे फ्रांसीसी लोग कि वो शासक बने, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो चाहते थे कि मोहम्मद अली शासक बने। ठीक है, इन 1748 1748 में द निजाम ऑफ हैदराबाद आसफ जा डाइड। हैदराबाद का जो निजाम था आसफ जा, वो 1748 में एक्सपायर हो गया। आफ्टर विच देयर वाज अ वार ऑफ सक्सेशन। इसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, स्टार्टेड बिटवीन द टू बेलिग्रेंट मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। दो महत्वाकांक्षी, दो इच्छुक लोगों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। कौन से दो लोग थे? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त इन 1749 1749 में फ्रेंच किल्ड द नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन। फ्रांसीसी लोगों ने 1749 में अनवरुद्दीन जो कर्नाटिक का नवाब था उसको मार दिया। इन द बैटल ऑफ अंबूर 1749 में, बैटल ऑफ अंबूर में, बैटल ऑफ अंबर नोटिस बक्सर। ठीक है, 1749 में अनवरुद्दीन को उन्होंने क्या कर दिया? मार दिया था। क्यों? क्योंकि इसने सेना भेजी थी फ्रांसीसियों के खिलाफ। ठीक है, और फ्रांसीसियों ने इसकी सेना को बुरी तरह से कुचल दिया था, इसको मार दिया था। बैटल ऑफ अंबूर था वो। इन कार्नेटिक, कार्नेटिक एरिया में फ्रेंच सपोर्टेड क्लेम ऑफ चंदा साहिब। फ्रांसीसी लोगों ने चंदा साहिब के क्लेम को सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि चंदा साहब शासक बने। एंड ब्रिटिश सपोर्टेड द क्लेम ऑफ मोहम्मद अली, और ब्रिटिश लोगों ने मोहम्मद अली को सपोर्ट किया, सन ऑफ अनवरुद्दीन, जो अनवरुद्दीन का क्या था? सन था, पुत्र था। इन हैदराबाद द फ्रेंच वर सक्सेसफुल। हैदराबाद में फ्रांसीसी लोग सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, इन एलिवेशन टू मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग को बनाने में, एज निजाम एंड चंदा साहिब एज द नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के नवाब के रूप में चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को क्या एलिवेशन करने में, उनको राजा बनाने में, नवाब बनाने में सक्सेसफुल हो गई। इट लेड टू आउटब्रेक ऑफ सेकंड कार्नेटिक वार। इस वजह से सेकंड कार्नेटिक वार शुरू हो गया। मतलब फ्रांसीसी लोग कामयाब हो गए, चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को उन्होंने क्या कर दिया? नवाब बना दिया। कार्नेटिक में भी फ्रांसीसियों ने और हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों ने। और इस वजह से फ्रांसीसी लोगों के बीच और ब्रिटिश लोगों के बीच युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि ब्रिटिश अपने उसमें एम्बिशंस में कामयाब नहीं हो पाए। ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि फ्रांसीसी जो लोग हैं वो लगातार अपने जो पॉलिटिकल पावर्स है वो बढ़ाए चले जा रहे हैं। ठीक है, इन द बिगिनिंग में ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था? द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स वाज कैलस। ब्रिटिशर्स लोगों का जो एटीट्यूड था वो बहुत ही क्रूअल था। बट वे न्यू जनरल केम टू इंडिया, लेकिन जब नया जनरल भारत आया, ही लेफ्ट द नीड ऑफ एक्टिविटी, ही फेल्ट द नीड ऑफ एक्टिविटी। उसे एक्टिविटी की जो नीड है उसको महसूस हुई। उन्हें सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। एट दिस टाइम ए यंग क्लर्क, इस समय एक युवा क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव वॉलंटियर्ड टू फाइट। उसने एक मतलब इच्छा जताई फाइट करने की। एंड सजेस्टेड टू क्रिएट अ डाइवर्जन बाय अटैकिंग ऑन आर्कोट, कैपिटल ऑफ कर्नाटक। और उसने सुझाव दिया कि वो आर्कोट पर आक्रमण करे जो कर्नाटक की कैपिटल है। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? क्लर्क। ठीक है, सीज ऑफ आर्कोट क्या हुआ? आर्कोट को कैसे सीज कर लिया गया? रॉबर्ट क्लाइव वाज ए यंग ब्रिटिश कैप्टन। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो एक युवा ब्रिटिश कैप्टन थे। ठीक है,
हु अटेम्प्टेड टू सीज आर्कोट, जिसने आर्कोट को सीज करने की, कब्जे में लेने का प्रयत्न किया, विद 200 यूरोपियंस, 200 यूरोपियंस के साथ, 200 यूरोपियंस की फौज लेकर के उसने इसको आर्कोट को कब्जे में लेने की कोशिश की, एंड 300 इंडियन सोल्जर्स, और 300 इंडियन सोल्जर्स, 500 की फौज होगी, जिसमें 200 यूरोपियन थे, 300 इंडियन सोल्जर्स थे। बट इन टर्न, लेकिन बदले में ऑफ इवेंट्स, इन टर्न ऑफ इवेंट्स ही हिमसेल्फ वाज बिसीज्ड बाय द फ्रेंच, वो खुद फ्रांसीसी लोगों के द्वारा घेर लिया गया, एंड द फोर्सेस ऑफ चंदा साहिब, और चंदा साहिब की फोर्सेस के द्वारा घेर लिया गया। ठीक है, चंदा साहिब ने, उसकी सेना ने, और फ्रांसीसियों की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव को घेर लिया। क्लाइव इंस्पायर्ड हिज आर्मी, क्लाइव ने अपनी आर्मी को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, एंड फोर्ट टिल 53rd, 53 दिनों तक वो लड़ता रहा। देखो, एक तरफ तो 500 लोग हैं और दूसरी तरफ फ्रांसीसी लोग भी हैं और चंदा साहिब की आर्मी भी है। उस आर्मी के साथ वो 53 दिन तक 500 लोगों के साथ लड़ता रहा। व्हेन ब्रिटिश सपोर्ट फाइनली केम, जब ब्रिटिशर्स लोगों का सपोर्ट आखिर में आ गया था, एंड दे डिफीटेड फ्रेंच एंड किल चंदा साहिब, और तब उन्होंने, ब्रिटिशर्स लोगों ने चंदा साहिब को मार दिया और फ्रांसीसीज को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। समझ गई? ऐसा था रॉबर्ट क्लाइव कि 53 दिन तक सामना किया था उसने। ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, और इस युद्ध के बाद क्या होगी थी, जो कार्नेटिक वॉर है उसके बाद क्या होगी, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, पोंडिचेरी की ट्रीटी हुई। एंड यू नो वेरी वेल कि फ्रांसीसीज जो थे वो पोंडिचेरी में थे। सिंस ब्रिटिश वर विक्टोरियस इन कार्नेटिक, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो कार्नेटिक में वो हो गए थे, विक्टोरियस हो गए थे, विजयी हो गई थी। दे सेट द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, उन्होंने सेवा की संधि की शर्तों का निर्माण किया। एज पर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी की टर्म्स के अकॉर्डिंग फ्रेंच वर फोर्स टू रिकॉल डुप्लेक फ्रॉम इंडिया, फ्रांसीसियों को मजबूर किया गया कि वो डुप्ले को भारत से बुला ले, ट्रीटी के अकॉर्डिंग। बट दे वर अलाउड टू कंटिन्यू देयर इन्फ्लुएंस इन हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद में वो अपने इन्फ्लुएंस को कंटिन्यू करने की उनको अनुमति दी गई, क्योंकि जो हैदराबाद है, हैदराबाद में तो उन्होंने बना दिया था ना नासिर जंग को, ठीक है, और मुजफ्फर जंग को बना दिया था। तो क्या कर दिया, हैदराबाद के साथ छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कार्नेटिक उन्होंने क्या कर लिया था, कार्नेटिक से चंदा साहिब को वो कर दिया था ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी में। और क्या बताया गया था कि फ्रांसीसी सरकार को, ये सरकारी कंपनी तो थी, तो सरकार के साथ ही ट्रीटी होगी, फ्रांसीसी सरकार को मजबूर किया गया कि आप इसको वापस बुलाओ, डुप्लेक्स को। ठीक है, कार्नेटिक वार थर्ड 1758 टू 1763, ये तीसरा कार्नेटिक वॉर चला था। द आउटब्रेक ऑफ 7 years वार बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स टू एस्टैब्लिश देयर इंपीरियलिस्ट हेजेमनी गॉट रिफ्लेक्शन इन इंडिया आल्सो। जो 7 years वार हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सभी कॉन्टिनेंट्स में, जहां जहां पर उनकी कॉलोनीज थी, फ्रांसीसीज की, ब्रिटिशर्स की, उनमें जो 7 साल का जो युद्ध हुआ था, वो अपने इंपीरियलिस्ट हेजमनी को स्टैब्लिश करना चाहते थे। उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, सप्तवर्षीय युद्ध का। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे हम उसको, सप्तवर्षीय युद्ध को। इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर, तीसरे कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच लोस्ट चंद्रनगर, फ्रांसीसी लोगों ने चंद्रनगर को लोस्ट कर दिया, हार गए। एंड नॉर्थन सरकार टू द ब्रिटिश, और नॉर्थन सरकार को भी वो हार गई। ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया चंद्रनगर के ऊपर और नॉर्थन सरकार, उत्तरी सरकार के ऊपर भी। एज ए वेरी डिसिसिव बैटल बिटवीन फ्रेंच ऑफिसर्स काउंट डी लेली एंड ब्रिटिश ऑफिसर सर आयरकूट। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर सर आयरकूट के बीच में और काउंट डी लेली जो फ्रांस ऑफिसर था, उनके बीच में जो युद्ध हुआ वाज 1760, वो बिटर युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, दैट इज बैटल ऑफ वांडीवॉस। इसे बैटल ऑफ वांडीवॉस के नाम से जाना जाता है। इन विच फ्रेंच वर थोरोली डिफीटेड, जिसमें फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया गया। दिस वार पुट एन एंड टू फ्रेंच एम्बिशन ऑफ क्रिएटिंग ए कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया। इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों की जो महत्वाकांक्षा थी एक कॉलोनियल एम्पायर खड़ा करने की, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवॉस में सफाया हो गया था। बैटल ऑफ वांडीवॉस ने फ्रांसीसियों को भी वॉश कर दिया। ठीक है, इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। युद्ध भारत में हुआ, ट्रीटी पेरिस में हुई, फ्रांस में। 1763 में पेरिस की संधि हुई। एज पर द ट्रीटी, ट्रीटी के अकॉर्डिंग
चंद्रनगर एंड पुडुचेरी, जो चंद्रनगर और पुडुचेरी है, रिस्टोर्ड टू द फ्रेंच, वो फ्रांसीसी लोगों को वापस दे दिया गया, एंड आल्सो ऑल द टेरिटरीज प्रायर टू 1749, और वो सभी टेरिटरीज दे दी गई जो 1749 से पहले की थी, फ्रांसीसियों को दे दी गई। दो द फ्रेंच वर अलाउड टू कंटिन्यू देयर ट्रेड एंड रिटेन देयर ट्रेडिंग सेंटर्स, हालांकि फ्रांसीसियों को अनुमति दे दी गई थी कि वो अपना व्यापार शुरू रखें, जारी रखें, और वो अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को भी बनाए रख सकते हैं, व्यापार केंद्रों को, बट दे हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट इन इंडिया, लेकिन उन्हें भारत में ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करना होगा। फ्रेंच आल्सो एग्रीड नॉट टू इंटरफियर इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडिया, फ्रांसीसी इस बात के लिए भी सहमत हो गए थे कि वह भारत के राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप नहीं देंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच डिफीट, फ्रांसीसियों की डिफीट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? मतलब ऐसा क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने 500 की फौज लेकर के दो सेनाओं की फौज को हरा दिया? व्हाट वर द फैक्टर्स? पॉइंट नंबर 1, फ्रेंच फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फ्रांसीसियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एट इट वाज ए गवर्नमेंटल कंपनी, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी, एंड फॉर ईच ऑफ देयर मिलिट्री ऑपरेशन, और अपने प्रत्येक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, उन्हें फ्रांसीसी सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अनुमति देर हो जाती और देर में वो हार जाती। आफ्टर द रिकॉल ऑफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स को बुलाने के बाद द न्यू फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लैली, जो नया फ्रांसीसी गवर्नर था, वाज रैश एंड एरोगेंट, वो बहुत ही अभद्र और घमंडी था, which alienated many of the French officers, जिसकी वजह से बहुत से फ्रांसीसी ऑफिसर्स alienated हो गए, दूर हो गए। इंग्लिश विक्ट्री इन प्लासी ensured smart flow of wealth at their disposal, प्लासी की जो अंग्रेजों की जीत हुई थी प्लासी में, प्लासी से उन्हें बहुत सारा धन मिल गया था ताकि वो युद्ध में खर्च कर सके। एक ये फैक्टर था। इंग्लिश वर फार सुपीरियर इन एनर्जी रिसोर्सेज एंड एंथुजियाज्म, और अंग्रेज जो थे वो काफी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे एनर्जी के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, एंड एंथुजियाज्म के मामले में अंग्रेज ज्यादा सुपीरियर थे फ्रांसीसी लोगों से। बंगाल, बंगाल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है 1717 में मुर्शिद कुली खान फाउंडेड बंगाल, ठीक है। उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद अलाईवर्दी खान आ गए 1739 से 56 में, ठीक है। 1756 में वार ऑफ सक्सेशन हो जाता है, 1756 में सुजाउद्दौला, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 57 से 60 मीर जफर, बैटल ऑफ प्लासी के बाद 60 से 63 में मीर कासिम, 64 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। और बैटल ऑफ बेदारा भी हुआ था 1759 में, ब्रिटिशर्स वर्सेस डच के बारे में, डच के बीच में हुआ था। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।